अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ डॉक्टर फातिमा तनवीर साहिबा मौजूद हैं। ये हमारी इदारती बोर्ड मेंबर हैं और इनको एक अभी तवील सफ़र दरपेश रहा है जर्मनी का। इन्होंने 3 माह जर्मनी में गुजारा है और बहुत कुछ है जो इनके साथ हम शेयर करेंगे यहाँ गुफ्तशनीद में। हादिया के कॉलम गुफ्तशनीद में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि कैसा इनका सफ़र रहा है और इस सफ़र के तजुर्बात क्या रहे हैं, क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है जो इन्होंने हमारे मुल्क के हालात और हमारे मुल्क के समाजी स्ट्रक्चर में और वहां पर पाया है। तो इनसे इस गुफ्तगू के लिए हम इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। मोहतरमा तनवीर फातिमा साहिबा, इस्तकबाल है आपका गुफ्तशनीद के कॉलम में। और हम जी शुक्रिया। आपसे जी हम आपसे पहला सवाल, ये इस सवाल की तरफ चलते हैं कि आपके तजुर्बात और मुशाहिदात क्या रहे हैं इस सफर में। हमारे साथ जरा तफसील से शेयर कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुबशरा फिरदौस साहिबा, आपका जो ये सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है कि जर्मनी का जो सफर मैंने किया, तो ये जाहिर सी बात है कि यूरोप का पहला सफर था मेरे लिए। और बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड भी थी कि मैं वहां पर देखूं कि हमारे मुल्क से क्या क्या चीजें वहां अलग हैं और किस तरह से ये इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है। जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी जो है वो यूरोप का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, आबादी वाला मुल्क है। 83 मिलियन आबादी वाला ये मुल्क। और हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ की करेंसी भी काफी जो है हाई है। और यूरो यहाँ पर चलता है। यहाँ की ट्रैफिक की सिमत जो है वो दाईं जानिब है। और अक़वाम मुत्तहिदा का ये रुकन भी है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है लोग तरक्की याफ्ता माने जाते हैं, और आबादी भी जितने भी यूरोप ममालिक हैं सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो मैं एक्साइटेड थी बहुत ज्यादा कि मैं वहां पर जाऊंगी तो देखूंगी कि क्या चीजें यहाँ पर खास हैं। तो जो चीज मुझे सबसे पहले महसूस हुई, यानी हम जब यहाँ से दुबई से हमने जर्मनी की फ्लाइट ली, तो साथ में एक साहब हमारे साथ बैठे हमारी सीट पर। और उनसे बातचीत शुरू हुई हमारे हस्बैंड की, तो बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। और उन्होंने मन ये उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, और जिस तरह वो बातें कर रहे थे और अपने कंट्री के बारे में भी, और जो चीज उनको कमी भी महसूस हो रही थी वो भी वो बता रहे थे, साफ गोई उनकी। और फिर उन्होंने हमारे साथ जिस तरह से बातचीत की, पूरा सफर सफर से पूरा होने के बाद उनकी जो हेल्प थी कि हमें वहां तक ले गए, वो इमिग्रेशन काउंटर तक, और सारी चीजें, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे कंट्री में आए तो हमारी चीज इनको ये बताते चले। तो ये एक पहला इंप्रेशन था जो बड़ा अच्छा लगा कि एक इतना कोऑपरेटिव आदमी, हालांकि उनकी एज काफी थी लेकिन वो बहुत स्मार्ट और यंग लग रहे थे। और बहुत देर तक उन्होंने बात की। इस्लाम के बारे में उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ इस्लाम में जो है ड्रिंक करना मना है, शराब जो है हराम कही गई, तो इसका रीजन क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत देर तक उनको समझाया। तो ये सारी चीजें सफर से शुरू हो गई। फिर वहां जाने के बाद जो चीज हमने देखी कि वहाँ का जो मेयार जिंदगी है लोगों का, वो बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। और इंसान की जो कद्र कीमत है वो नजर आने लगी, आई मुझे। यानी वहां रहते 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 रफ्ता रफ्ता मैंने देखा कि इंसानी कदरें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हैं। यानी इंसान अगर कोई भूखा है या कोई परेशान है या किसी को कुछ तकलीफ है, तो गवर्नमेंट उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है और उसकी मदद की जाती है। ऐसा नहीं कि वो पड़ा है और उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें, फिर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा। वहाँ के ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थे, वो उसका टाइम टू टाइम चलना, और उसकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी। हम अपने मुल्क में देखते हैं कि लंबी लाइन है, कोई चीज टाइम से आ रही है नहीं, इस सब परेशानियां हैं। बहरहाल इंडिया एक बहुत आबादी वाला मुल्क है, तो उससे हम बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें वो मुझे दिखती रही। और जिंदगी इतनी स्मूथ, इतनी आसान और इतनी पुरसुकून नजर आ रही थी, जैसे लगता था सब कुछ बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हमें घबराहट सी होती है कहीं जाना है। सफर बहुत आसान था, ट्रेनों में बैठना, सामान रखना, और उसकी सहूलियात जो लोगों के लिए थी वो इतनी अच्छी। फिर अगर और आगे बढ़ जाए तो हम देखते हैं लेन देन का मामला, कारोबार का मामला, डिसिप्लिन का मामला, वो सारी चीजें मुझे एक एक करके नजर जो आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई यानी एक लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ देखने को मिली। जी जी। तो सबसे अहम बात जो आपने कही है आपकी गुफ्तगू में कि हमारे पास जो है कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं अतिथि देवो भव के नाम से, यानी कि मेहमान की इज्जत करो। जो फॉरेनर्स होते हैं उनके उनके ताल्लुक से जो परसेप्शन हमारे पास होता है
तो आपने कहा कि उनको उनके नजदीक ये बात अहम थी कि मेरे मुल्क में आए हैं, यहाँ के मेहमान हैं, तो इन पे अच्छा इंप्रेशन रहना चाहिए। आप क्या जी समझती हैं कि जर्मनी का जैसे एजुकेशन सिस्टम भी, जर्मनी का जी टॉप टॉप एजुकेशन सिस्टम में आता है दुनिया के, वर्ल्ड इसमें लिस्ट में आता है। तो आप क्या जी समझती हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये समाजी शऊर और एक अच्छे शहरी होने का जो शऊर है उस वजह से आता है, या फिर आप ये महसूस करती हैं कि इनका जो लिटरेसी लेवल है वो हमारी तरह एक मतलब इस तरह का नहीं है कि कोई एक लिमिटेड चीजों को सीखना ख्वानदगी कहलाती है। तो क्या इस वजह से उनके अंदर सोच समाज का इतना शऊर है और डिसिप्लिन का इतना पासो लिहाज है? क्या असबाब आपको नजर आते हैं समाज के अंदर, या फिर वहां पर हमारी तरह मल्टी मजाहिब मुल्क नहीं है इस वजह से है? तो क्या आपको ऐसे टेंटेटिव क्या आइडिया आपके जहन में है उस मुल्क के समाजी स्ट्रक्चर को देखकर? देखिए, एक चीज तो मैं बताऊंगी कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी एजुकेशन जो है किसी ऐसी चीज का नाम नहीं कि आपने कुछ किताबें सिलेबस तैयार कर दिया और बच्चों ने उसे पढ़ लिया और उनके अंदर कोई तब्दीली आ गई या वो कुछ ऐसी चीज आ गई। ऐसा नहीं है। अगर हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है वो कोर्स कंप्लीट करके कुछ हासिल करने के लिए की जाती है। वहां मैंने देखा कि जो तालीम है वो शुरू से ही बच्चों को जो एक मुहज्जब इंसान बनाती है। उनकी लाइफ उनको उनको कैसे बात करना है, एटीट्यूड, उनको कैसे रहना है लोगों के साथ, उनका अखलाक कैसा होना चाहिए। जैसे बच्चों को देखा कि वो ले जाते हैं अगर कहीं गार्डन में या सड़क पर, तो वो उनको बताते हैं कि कैसे चलना है, किस तरह अगर कोई रास्ते में मिलता है तो उसकी हेल्प करनी है, हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे इज्जत करनी है, किसी तरह किसी के साथ हमें बुरी हंसना या मजाक या इस तरह की चीजें, वो उनकी एक तहजीब है। मैंने देखा कि उनकी तहजीब में शामिल है और बच्चों को शुरू से इस तरह की तालीम वो दे रहे हैं कि किसी की तरफ वो नजर उठाकर नहीं देखते। हालांकि उनका लिबास बहुत अजीब है, उनका आपस में जो एक दूसरे से रहन सहन है वो अलग है बिल्कुल। लेकिन वो अगर मैं हम पूरे बुर्के में भी हैं या किसी तरह का हमारा लिबास अलग है, लेकिन वो ऐसे नहीं देखते कि कोई अजनबी है इसको देख रहे हैं या बच्चे ही कोई तमाशा बना ले रहे हैं या फिर इस तरह की चीजें। जैसा कि इंडिया में तजर्बात हुए हैं बहुत सारे और हम देखते रहते हैं कि लोग मजाक का मौजू, अगर बाहर का फॉरेनर भी कोई आ जाता है तो हमारे यहाँ वो एक तमाशा बन जाता है। लेकिन हम वहां पर ऐसा नहीं हमें नजर आया। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पहले बच्चों का इखलाकी मेयार और उनकी तरबियत, तालीम से ज्यादा तरबियत और ट्रेनिंग, जो टीचर ट्रेनिंग देती है वो बच्चों के साथ एकदम एडजस्ट हो जाती है। मुझे वहां के कुछ लोगों ने बताया जिनसे मैं मिली फैमिली से कि बच्चों की एजुकेशन का क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि बच्चों को ऐसा बना देते हैं कि वो बिल्कुल टीचर के साथ घुल मिल जाता है और फिर वो अपनी जबान लैंग्वेज जो उनको पढ़ानी है वो इतनी आसानी से सिखा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बच्चा का वो लैंग्वेज। और इस बारे में ये भी बताऊं कि वो अंग्रेजी को बहुत ज्यादा वहां पर नहीं अहमियत देते, लेकिन बाद में बच्चा पढ़ता है वो अपनी जबान जो जर्मन है उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। और जो भी बच्चे बाहर के लोगों के भी हैं वो भी उस जबान को सीख लेते हैं। तो जबान सीखे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मन अपने जबान के मामले में बहुत हसास है। तो ये चीज है कि वो ऐसे आराम से सिखा देते हैं, फिर बच्चे के अंदर वो बिहेवियर उसका, उसके अखलाक किरदार, यानी 5-6 साल तक वो बच्चे को यही उसको बनाते हैं। यानी उसका जो उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग का काम होता है, मैं अगर ये हाँ कहूँ तो हाँ हाँ। शायद गलत नहीं होगा। और उसको एक उसका ग्रोथ होता है, उसका मेंटल ग्रोथ, उसको कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें दी जाती हैं कि वो कुछ करे। हमारे यहाँ जैसे पढ़ाई का बोझ, हमारे छोटे छोटे बच्चे मेरे घर में जो है, मेरे भाई भतीजे, देखो तो बस्ते का बोझ। दिल्ली में तो हालत ये है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो माँ बाप उसका बैग उठा के ऊपर उनको लाके ऐसे ढेर कर देते हैं जैसे लगता है कि वो कितनी मजदूरी करके आ रहा है, और वो बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये सब चीजें मैंने वहां ना देखी। हड़बड़ नहीं कि पहुंचाने जा रहे हैं बसों में बच्चे लदे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल आसान इजी, और वो चले जा रहे हैं, बच्चों को वहां पहुंचाया जा रहा है। अगर उनके वालिदैन की जरूरत है, बच्चा ज्यादा जिद्दी है, कुछ परेशान करता है छोटे क्लासेस में, तो वालिदैन भी वहां रहते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, उन्हें भी बुलाया जाता है, बच्चों के खाने को चेक करते हैं, उनके साथ टीचर भी खाती है। तो अच्छा मैंने अच्छा। ये चीज तो यहाँ नहीं देखी ना। तो इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उनका जो तालीमी निजाम है, तालीम वो तो बहुत ही बेहतर है कि वो उसकी टैलेंट, उसकी एबिलिटी के हिसाब से कैटेगरी बनाकर फिर आगे की एजुकेशन शुरू होती है। उन पर कोई बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है। और तालीम की जो जो हमारे यहाँ जो आगे चल के जो बनाती है इंजीनियर डॉक्टर और फला फला, उसके लिए उनके यहाँ कोई होड़ नहीं लगी। जो बनना है वो बन जाए। सारी चीजें, टीचर भी बनना बहुत अच्छा है,
एक हम्म। मैकेनिक भी बनना बहुत अच्छा है, और इंजीनियर भी बनना बहुत अच्छा है। किसी शॉप पर जो है वो शॉपकीपर या कि कुछ वहां पर काम कुछ भी कर रहे हैं, वो सब बाइज्जत काम है। सफाई का भी काम बाइज्जत है, वो हम्म। उसको भी इज्जत की नजर से देखा जाता है। हमारे यहाँ जो डिफरेंसेस फर्क है, वो मैंने महसूस किया कि वो इंसान को नीचा और ऊंचा बना देते हैं, मगर हम्म। मैंने वहां नहीं देखा कि कोई नीचा हो या ऊंचा हो। नहीं, आपकी गुफ्तगू में सबसे अहम बात ये थी कि जो जजमेंटल होने वाला हमारा पूरा समाज जो है, जी बुर्के वाले हों तो अभी हमारे पास जो पार्टीज रूल कर रही हैं तो बुर्के वाले या हिजाब पहनने वालों को इस तरह फील करवाया जाता है गोया कि वो जजमेंटल होते हैं उनके बारे में, या सोचते हैं कि हिजाब पहन रही है या फिर बुर्का पहन रही है तो ये मुश्किल होता है। तो ये कम्युनिटी के अंदर पूरा जो मिजाज आया है कि वो किसी से जजमेंटल ना हो, और किसी भी मतलब ये ग्रो हो रहे हैं बचपन से ही कि अपने अपने लिहाज से हर इंसान आजादी से अपने लिबास पहने, और बिल्कुल। जैसे चाहे वो लिबास इख्तियार करे, उसको किसी तरह समाज में इस तरह का टीचिंग रवैया नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के जो ये असबाब हैं, तो इसमें कौन सी चीज सबसे अहम है जो इनके पास है? एक तो आपने कहा है तालीमी निजाम है, दूसरा जी फिर ये जो है एक तहजीब और सकाफत है, तीसरा आपने जी पॉइंट उसमें नोट किया है कि जो जबान है वो अपनी जबान से बहुत मोहब्बत करते हैं, और कोई जी एक चीज होती है जो इंसानों को जोड़ देती है, पूरी पूरी तहरीक को और पूरे समाज को जोड़ देती है। तो कुछ ना कुछ चीजें होती है मोहब्बत की जो इस तरह जबान से वो जुड़ गए हैं, तो तहजीब जी है। लेकिन आप उसमें कुछ ऐसी चीजें मिसाल बता सकती हैं, कोई ऐसी मिसालें जो आपके मुशाहिदे में आई हो, जो हुकूक और आज़ादी और इंसानी अकदार पर मबनी रवैये पर हो जी। समाज की? एक एक दो जी। मिसालें हैं जो मैं बताऊंगी। देखिए वो एक तो ये कि वो किसी को ऐसी नजर से नहीं देखते कि ये कौन आ गया, या इसका क्या पहनावा है, ये कौन चल रहा है, या वो हमसे कुछ कमतर है पीछे। ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ। वो किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, अपना काम करते हैं, सर झुका के लोग चले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जैसे हम इस बच्चे का स्ट्रॉलर प्रैम लेकर खड़े हैं, और इत्तेफाक से लिफ्ट जो है वो नहीं आई, चल नहीं रही है, तो हम उसको सीढ़ियों से ऊपर ले आते हैं ट्रेन में। लेकिन कोई भी आदमी पीछे से आता है, और वो हम लेडीज को देखकर फौरन बच्चे का प्राइम जो है वो ले लेता है पकड़ के। मतलब वो अपनी जबान में कहता है कि मैं पहुंचा दूं, और वो ऊपर ले जाकर चुपचाप रखकर चला जाता है। हमारी तरफ ये भी नहीं देखता कि हमें थैंक्स कहें, या ट्रेन में आप गई, मैं चढ़ी ट्रेन में, अक्सर मेरी थोड़ा एज है, बच्चे खड़े हो जाते हैं अगर जगह नहीं है, लेकिन वो फौरन कोई यंग नौजवान उठ जाता था, लड़की हो लड़का हो, और वो मुझे फौरन अपनी सीट देते थे बिना कहे। कोई जान पहचान नहीं, बिल्कुल अनजान है, मगर वो खड़े हो जा रहे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं सोचती थी ट्रेन में अगर मैं गई या बस में, मुझे जगह तो मिल जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो खड़ा हो जाता है। तो इतना ये चीज जो है, ये नहीं, इतनी सोबरिटी, इतना अच्छा बिहेवियर, इखलाक, कि आपको कुछ कहना नहीं पड़ रहा है। इसी तरह मैंने एक सामान खरीदा, तो वो कुछ कपड़ा था जो मुझे थोड़ा बाद में ठीक नहीं लगा कि मैं इसको नहीं पहनूंगी, बहुत ज्यादा गर्म। तो दूसरे दिन बेटे की छुट्टी नहीं थी, हम खुद गए, और हमने उनकी जबान को ट्रांसलेट करके गूगल से मैंने जर्मन में लिखा कि ये वापस करना है। और जब मैं दुकान पे पहुंची तो शॉप पे, तो मैं ये बात कह नहीं पाई, मैं पढ़ने लगी। तो उसने आगे बढ़कर, जो कैशियर थी, उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से वो पर्चा लिया और पढ़ा। उसमें लिखा था कि ये जुर्गेबन, यानी ये वापस करना है। तो वो इतनी हंसी, और उसने लेकर रख लिया, और फौरन पैसे का मतलब उसने कैश गिन के काउंटर पे रख दिए। यहाँ पर कोई कैश काउंटर पे नहीं देता, यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट मिल जाता है, आपको लेना ही लेना है दुकान से। वो कहते हैं कि नहीं, हम पैसे दे दे रहे हैं, आप ले जाइए, आप जो चाहे, आप आजाद हैं। तो ये है इंसान की वो आजादी, या उसकी इज्जत, या उसका एहतराम। यानी आप हंस नहीं सकते, आप एक कस्टमर की हैसियत से आपको वहां बाउंड नहीं किया जाता कि आप मजबूर हैं, आप खरीदिए। इसी तरह बहुत सारी चीजें देखने में आई। और लोगों का बिहेवियर, जैसे अब अगर हम काउंटर पे जाते हैं सामान लेने, तो वो पहले हमें हाय हेलो कहती है। फिर जब हम सामान ले के चले जाते हैं, तो वो हमें जो अपनी जबान में खुदा हाफिज या जो भी कहना है उनकी जबान में, वो कहती है। तो इस तरह से उनके जो अखलाक है, वो उसका मुजाहरा होता है। यानी वो मुस्कुरा के इस्तकबाल करेगी, पहले हेलो कहेगी, फिर जब आप जाने लगेंगे तो वो अपनी जबान में कहेगी, या मतलब अलविदा या खुदा हाफिज या बाय बाय, जो भी कहना है तो वो कहती है। या थैंक यू कहना है तो वो थैंक यू अपनी जबान में डंके शुरू कहती है, या फिर कुछ इस तरह के उनके अल्फाज हैं जो वो कह के भेजती है। यानी ये इंसान का वो है, ये नहीं कि आपने सामान लिया और आप चले गए, वो आपको देख भी नहीं। तो ये हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि बेजारी, कोई किसी को पहचानना ही नहीं चाहता। तो जी। जी। ये सब चीजें ऐसा महसूस हुआ मुझे कि इन हाँ। चीजों में बड़ा फर्क है। और यही वजह है कि लोग जब जाते हैं वहां, तो अट्रैक्ट करती है, और फिर वो सोचते हैं कि भाई हम यहाँ सेटल हो जाएं। नहीं, बहुत तो अच्छा, मतलब आपने ये भी पॉइंट बहुत ही अहम है कि एक रिस्पेक्टिव बिहेवियर दूसरों के लिए, जी अजनबी के लिए, जी खवातीन के लिए।
दूसरा मेरा एक सवाल है कि अक्सर उमूमन ऐसा सुना है, जो भी बाहर जर्नी करते हैं गल्फ में, खास तौर पे उमूमन खलीजी ममालिक में, कि जो जी एक जगह के होते हैं वो अपना एक ग्रोह बना लेते हैं, कॉलोनी टाइप बसा लेते हैं। जैसे इंडिया से जाने वाले इंडियन एक जगह होते हैं, और दूसरे जी लोग जो है दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन, यहाँ के वाकई मकामी बाशिंदों से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और सभी लोग जो है एक साथ ये जाके हमसाया मुल्क के हों तो वो एक जगह स्टे करते हैं। इस तरह से वो जबान और मुल्क के लिहाज से एक ग्रोह में शक्ल इख्तियार कर लेती है। क्या जर्मनी में भी ऐसा ही है? नेबरहुड आपके कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं? क्या आप आम अवाम के बीच आपको जगह मिलती है, या फिर आपको भी अलहदा कॉलोनी बसानी होती है? इस नुक्ते पे आप रोशनी डालिए, इसके बाद हम ये मतलब हाँ, आपसे बहुत दिलचस्प बातें असल में इस हवाले से हम सुन रहे हैं, जी तो जी। जाहिर है कुछ इसका फायदा रहेगा कि आप हमें बताएं कि नेबरहुड का ताल्लुक वगैरह कैसा है, कैसे पड़ोसी वहां पर हमसाए हैं? आबादी तो मिक्स ही है, बहुत ऐसा अलग नहीं है कि बिल्कुल अलग ही कोई कॉलोनी है बसी है कुछ लोग, कोई ऐसा मोहल्ला तो मैंने नहीं देखा। नेबर भी जर्मन होते हैं, और कभी इंडियन भी होते हैं, कभी इत्तेफाक से किसी और कंट्री के भी होते हैं। मिक्स है वहां पर। आप देखिए कि टर्किश और सीरिया के, लेबनान के, टर्की के, मोरक्को के, फिलिपाइन के, सभी जगह के लोग, मुस्लिम भी हैं, आबाद हैं, और जर्मन लोग भी आबाद हैं, और पड़ोसी भी हैं। और जहाँ कहीं बिल्कुल मिला हुआ किसी का नेबर है, हमारे जानने वाले हैं उनका, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छे से मिलके रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, जरा भी। अच्छा, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देते। उनकी ये आदत है कि शाम हुई तो उनके घर में कोई शोर हंगामा नहीं हो, कि दूसरा नेबर जो ऊपर है या नीचे रह रहा है उसको कोई तकलीफ ना हो। वो किसी को तकलीफ नहीं देते, बहुत स्लो चलते हैं, आवाज नहीं देते, शोर नहीं मचाते, कोई धड़ पड़ नहीं। बाज इंडियन या बांग्लादेशी लोगों के यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो उसपे उनको ये भी रहा कि भाई हमें रात में सोना होता है जल्दी, तो ना वो परेशान करते हैं और ना ही ऐसा पसंद भी नहीं करते, वो थोड़ा सा नाइस होते हैं। और मस्जिदें भी हैं जगह जगह, मुस्लिम एरिया है तो दुकानें हैं, हलाल शॉप है, सब कुछ है, अवेलेबल है, और उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि उनके रूल्स जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, रूल्स जो है, यानी आपको मस्जिद में अगर आपने लैंड लेके बनाई है, यानी मुस्लिम के ताल्लुक से मैं बात कर रही हूँ थोड़ा सा आगे, तो आपको अजान देने की अंदर आजादी है, अंदर आप माइक लगा सकते हैं, बाहर नहीं। लेकिन अगर आपने लैंड नहीं लिया, कोई मकान में आपने नमाज के लिए जगह रखी है, तो फिर आपको माइक में बिल्कुल आवाज नहीं कर सकते, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो उनके रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना है, और वो खुद अपने रूल्स को फॉलो कर, वो चलिए खुद बहुत अगर, जी, बस से उतर रहे हैं तो वो बाईं तरफ से उतरेंगे, हम दाहिनी तरफ से चढ़ेंगे, पहले वो उतर जाएंगे फिर चढ़ने वाला चढ़ता है। ये उनका रूल्स है। अगर कोई जल्दी करे या उनको कोई तकलीफ है तो उस पर उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वो यानी वो महसूस करते हैं, ऐसा लगा। तो ये वहां का नहीं है, और किसी को कोई देखता भी नहीं, यानी किसी की तरफ कोई नाराजगी से या उलझना मैंने तो देखा ही नहीं ऐसा हो। अच्छा। यानी हमारा तो बहुत निकलना हुआ। तो इस तरह की चीजें हैं उनके अंदर, और बहुत सारी और भी चीजें थी जो नजर आई मुझे। जी, अब मेरा मतलब आखिरी, जी जी जी। एक, जी जी ठीक, आप सवाल अपना कर लें, फिर मैं कुछ अगर उसमें रह जाता है तो उसको ऐड जी, मेरा करूंगी आखिरी इंशाल्लाह। सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे उमूमन ऐसे कंट्रीज के बारे में जो माहौलियात का बहुत अच्छा मतलब एक स्ट्रक्चर प्लान करते हैं और माहौलियात पे बहुत कॉन्शियस है, उसमें भी जर्मनी का नाम आता है कि जी वहां जी पर अवामी बेदारी बहुत है, जैसे सफाई को लेकर के या फिर जी, ग्रीनरी को, बिल्कुल। पेड़ वगैरह को जी लेकर, और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर एहतियात वगैरह को लेकर। तो जर्मनी का नाम एक हेड लिस्ट में आता है इस लिहाज से कि यहाँ पर भी माहौलियात को लेकर अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, और ये लोग जी बहुत आगे वो करते हैं। तो उसमें अवामी शऊर को क्या मामला आपने क्या पाया? देखिए, इन मामलात में अवाम जो माहौलियात है ये पूरा आलमी मसला है, और जी ममालिक का इसमें कॉन्शियस होना और अवाम का सपोर्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस हवाले जी। से। तो आप क्या आपने देखा वहां पर, क्या वाकई ऐसा है कि अवामी शऊर माहौलियात को लेकर के ज्यादा है? देखिए, सफाई का तो इतना अच्छा नज्म है कि सड़कों पर कोई चीज, कोई गंदगी डालता नहीं, और ना ही नजर आती है। एक तो ये कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम है वो बहुत अच्छा है सफाई का, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, उसकी डिटेल में जाऊंगी तो वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन ये कि लोग, पब्लिक भी बहुत ज्यादा अवेयर है। कोई चीज, कोई गंदगी ट्रेन में हो, बस में हो, सड़क पे मैंने देखा ही नहीं कि कोई डाले। जगह जगह इंतजाम होता है डस्टबिन का। और मेरे, जब जहां मैं ठहरी थी वहां पर घर के पास ही एक नदी बहती है, जो वहाँ की बहुत मशहूर रिवर है, और उसी रिवर के ऊपर एक ट्रेन चलती है जो उस पे लटकती हुई हैंगिंग ट्रेन, बहुत खूबसूरत नजारा।
उसके दोनों तरफ जो है झाड़ियां फूलों की, पूरा रास्ता आप जब चलेंगी तो ग्रीन फूल पौधे नजर आएंगे आपको, तो मौसम भी अच्छा है वहां का। और उस नदी के अंदर एक भी चॉकलेट का रैपर या किसी के वेफर का पैकेट हमने आज तक नहीं देखा, जबकि मकानात उस नदी के किनारे किनारे बने हुए हैं पहाड़ों पर। कोई भी कहीं डालता ही नहीं, ये तरीका ही नहीं। कूड़ा वो अपना पैक करते हैं, पैक करके खुद नीचे लाते हैं, नीचे लाकर डब्बे में डालते हैं, फिर गाड़ी आती है उसको उठाती है। यानी वो सफाई के लिए खुद भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि हर काम जो है कोई आकर कर देगा। सफाई का उनका अपना भी है, अपनी गाड़ियां खुद साफ करते हैं, अपनी चीजें खुद करते हैं। ये तो है, वहां पर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है ना कि समाज जो है बटा हुआ है कि कोई आकर काम करके जा रही है, घर में मेड आ रही है, ऐसा तो है नहीं। अगर कोई बहुत ज़ईफ बूढ़ा है तो वो रखता है अपने लिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा रिवाज नहीं। तो लोगों के अंदर खुद ये है कि वो सफाई, वहां तक उठकर वो जाएंगे ट्रेन में भी कि डस्टबिन में वो डालेंगे, हर चीज सफाई का वो नजर रखेंगे। और ग्रीनरी, माहौलियात, जगह जगह बड़े बड़े पार्क हैं, बच्चों के लिए गार्डन है, बच्चों के लिए रेत और मिट्टी का इंतजाम है जिसमें वो खेले नेचुरल वे में। और इसी तरह से और भी बहुत सारी सफाई सुथराई का, जगह जगह गाड़ियां जो है सफाई के लिए खड़ी रहती हैं। तो ये सारी चीजें इसका है। पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन ना हो। अगर मार्केट में वो कोई एग्जीबिशन लगाते हैं तो वहां भी किसी को ऐसा अलाउड नहीं है कि वो गाड़ियां लेके पहुंच जाए या कारें वहां डंप हो जाए, भीड़, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि वो साफ सुथरा माहौल है, लोग दूर पार्किंग करते हैं, पैदल जाते हैं। और जो अपने वो फंक्शन करते हैं जिसमें आवाज वगैरह होती है, यानी अपना मस्ती का प्रोग्राम है, म्यूजिक है, तो वो कहीं अलग करते हैं, किसी दूर जगह पर। ऐसा नहीं कि आपके मोहल्ले में कहीं भी उन्होंने डेक बजाना शुरू कर दिया और आवाजें होने लगी। ये सारी चीजें मैंने नहीं देखी। तो हर काम है डिसिप्लिन के साथ। और ये सब उनकी बड़ी खूबियां हैं। इसमें इसमें मुझे यही आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि जो हुकूमतें जो स्कीमें बनाती हैं, चाहे माहौलियात के हवाले से हो, तहजीब व तमद्दुन के हवाले से हो, रोड के हवाले से हो, या फिर सफाई सुथराई के हवाले से, तो अवाम उसको कैसे परसीव करती है, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि अवामी शऊर इसके लिए कितना बेदार और कितना उस्तवार है कि वो उसको मदद करें, ताउन करें आगे बढ़ाने में। मतलब ये कि अवामी शऊर को बढ़ाने के लिए हमारे पास भी कुछ ऐसी स्कीमें होनी चाहिए, और ऐसे निसाब पर जो है रिव्यू करना चाहिए कि हमारा निसाब, बहरहाल निसाबों के अंदर जली हुर्फों में लिखा होता है कि अच्छा शहरी बनाना, लेकिन क्या वाकई हम बना पा रहे हैं और अवामी शऊर बेदार कर पा रहे हैं? इस पे एक रिव्यू लेना चाहिए। और बहुत अच्छा आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि एक अवामी शऊर, मतलब हुकूमती स्कीम के तहत अवामी शऊर हो तो निफाज आसान होता है और बेहतरी आती है पूरे माहौल जी में। जी, जी, आप कुछ बिल्कुल ये कहना सही चाहेंगी, बात है। कंक्लूडिंग अल्फाज हाँ, हमारे जो नाजरीन हैं थोड़ा उनके थोड़ा लिए? सा मैं इसमें और ऐड कर दूं कि हमने वहाँ की एक तो ये कि शऊर बेदार है, अवाम जो है वो खुद अवेयर है। उनको मेरे ख्याल से उनको बचपन से ही इस तरह की तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को इतने वो नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर कहीं इनडिसिप्लिन होता है तो वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, अमला है, वो फौरन पहुंच जाता है और उसको ठीक ठाक करता है। जैसे कि वहां पर शराब जो है वो आम है पानी की तरह, और ड्रिंक करते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई ऐसी बेहंगम चीज नहीं पाई जाती। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा इत्तेफाकन कोई बात होती है तो फौरन पुलिस अवेलेबल होती है और वो आकर उसको ठीक ठाक करने का काम करती है। मैंने वहां पर बर्लिन, वहां की जो दारुल हुकूमत है, उसका भी दौरा किया, सफर किया। और मैंने देखा वहां पर बहुत सारी चीजें मुझे देखने में मिली। वहां पर बर्लिन जो है एक म्यूजियम का शहर, म्यूजियम वहाँ बहुत है, बहुत मशहूर है। एक परगामन म्यूजियम हमने देखा जो बर्लिन में था। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की भी काफी चीजें हैं और बहुत कुछ था। लेकिन वहां पर एक खास चीज ये थी कि एक और म्यूजियम हमने देखा, दूसरा कुछ उसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर देखा कि मुसलमानों की जो तहजीब और कल्चर थी वहाँ की, जो उनके लिखे हुए कुरान है पुराने, या कुछ आयतें हैं, कुछ चीजें हैं, वो उन्होंने बहुत ज्यादा समेट कर रखी हुई है। यानी मुस्लिम्स की भी जो चीजें हैं वहां नजर आई मुझे, उनका भी वो झलक नजर आई। और फिर वहां पर उन्होंने एक ज्यूज म्यूजियम देखा जो कि बहुत ही वहां की तारीखी चीज है। क्योंकि जो हिटलर ने जर्मनी में जो किया था, उस नाजी जहनियत की कोई झलक नजर नहीं आई। यानी लोग उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर लोगों ने कर लिया, यानी वो शायद वो पसंद नहीं करते। तो उस तमाम नुकूश को तो उन्होंने मिटा दिया, लेकिन उसमें जो ज्यूज मारे गए थे गैस चैम्बर में, उनके सारे निशानात उन्होंने बना दिए हैं। एक ऐसा म्यूजियम बनाया है, ज्यूज म्यूजियम, जहां पर वो कब्र नुमा चौकोर चौकोर चबूतरे सारे लोगों के नाम पर, और नीचे जाके उसके बेसमेंट में उनके सब नामों की लिस्ट है।
तो उसको उन्होंने बाकी रखा है। लेकिन उसकी नामो निशान, जहां पर ये हादसा हुआ था उसको मिटा दिया, वहां पर नहीं है, बल्कि शायद पोलैंड में है कहीं, लेकिन वहां पर नहीं है। तो ये देखने से ये लगता है कि वो जो उनका एक उनकी तारीख का एक वो था कलंक, उसको उन्होंने नहीं पसंद किया है, और अब आगे भी वो शायद उसकी बात नहीं करना चाहते। तो ये तमाम चीजें, बर्लिन वॉल भी हमने देखी, वो भी बहुत यानी तारीखी चीज है, जो कि बर्लिन वॉल के नाम से जानी जाती है। वेस्ट और ईस्ट जर्मनी को डिवाइड करने के लिए जो बनाई गई थी, और हम्म। फिर उसके बाद जब दोनों इकट्ठे हो गए तो वो खत्म गई, उसके टुकड़े भी रखे, उसको उन्होंने महफूज किया है। तो इस तरह से ये जो बर्लिन है, वहां पर बहुत तारीखी चीजें हम देखी, हमने वहां की पार्लियामेंट देखी। पार्लियामेंट जो है बिल्कुल बेसमेंट में है, लेकिन उसका पूरा शीशे का जो चारों तरफ बना हुआ है भूल भुलैया की तरह, उस पर आप चलते जाएंगे और आपके कानों में एक वो माइक दे देते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट जो आपको बताता रहता है कि अब आप क्या देख रही हैं, अब आप कहाँ पहुंचे। और काफी ऊंचाई पर हम जाकर पूरा मुशाहिदा करते हो। तो ये तमाम चीजें, कुछ अट्रैक्शन भी था। और फिर जर्मन तहजीब और कल्चर जो है, जो उनका अपना तहजीब और कल्चर है, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है, बहुत ही ज्यादा खुला हुआ है, बहुत ही ज्यादा यानी दोस्ती और आपस में एक दूसरे से क्लोज वाला मामला है। वो उनकी एक जो एक है कमजोरी कहे या जो भी कहे उनके तहजीब और कल्चर का ये है। लेकिन वो उसके साथ किसी और के साथ कोई बेहंगमपन, जैसा कि हम यहाँ औरतों की सेफ्टी सिक्योरिटी पर बिल्कुल अपने आप को वो कर दे रहे हैं कि मेहनत करके उसको फाइट कर रहे हैं कि हासिल हो, लेकिन वो नहीं मिल। मगर वहां हमने एक भी कोई ऐसी चीज नहीं सुनी कि कोई इस तरह की छेड़छाड़ होती हो, जबकि सब आराम से पहनते, जो लिबास जिसको पसंद है वो पहन के बाहर निकलते हैं। लेकिन कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई अभी तक बिल्कुल। कि कुछ सड़कों पे दिख रहा हो। इक्का दुक्का कोई हादसा होता होगा तो अलग बात है। तो इस तरह के ओपन माहौल में इतना ज्यादा सेफ्टी का मामला हो कि लड़कियां अकेली चली जा रही हैं, सफर कर रही हैं कहीं भी, हमारे मुल्क से भी बच्चियां जा रही हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां कोई भी उनके माँ बाप को कोई डर नहीं है सेफ्टी का सिक्योरिटी का। तो इस तरह से जैसे कि हम यहाँ इस वक्त अपने मुल्क में इसके लिए बहुत परेशान हैं कि हमारी बच्चियां कैसे महफूज रहे, हमारे बच्चों का कब कहाँ क्या मामला हो जाए। तो इस तरह से वो चीजें हमें नजर आई कि वहां पर ये सुकून है और इत्मीनान है लोगों को, इसलिए लोग बड़ी तादाद में वहां जा रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। बहुत तो अच्छी बात है। ये जी चंद जी बातें थी जो मैंने आपके सामने जी। रखी। नहीं, और बहुत कारामद बातें थी, और आखिरी वाली जो बातें आपने बताई हैं कि उससे पता चलता है कि जो अब जो ताजा हुक्मरान हैं उनके माजी के जो नकूश हैं उन्होंने पॉजिटिविटी को बाकी रखा, नेगेटिविटी को खत्म किया, और एक आला जरफी है बहुत बड़ी कि जी उन्होंने जी मुसलमानों की जो हुकूमत करने वाली जो का इरा रहा, एक दौर रहा, उस दौर के जी बाकियात को भी बाकी रखा। एक दूसरे जी के समाज और कम्युनिटी और रिलीजन को जगह देना और उनको के लिए स्पेस रखना, आला जरफी का सबूत देना, अगर ये हुक्मरानों में हो तो फिर वही सिंटेक्स होता है कि जी जैसा कहते हैं, कहा जाता है कि ऊपर अगर ऊपर आपके पास आला जरफी हो तो फिर वो सभी के अंदर यानी अवाम में भी शामिल होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जैसे कि कहा जाता है कि जिस वक्त हुक्मरान के अंदर बहुत उसत हो, हुक्मरानों में उनकी जहनी वसअत का ये आलम हो कि वो लोगों को स्पेस देने वाले और सबको लेकर चलने वाले हों, तो फिर वो बात जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में कही गई है कि सना से हज़ार मौत तक एक औरत सोना उछालते हुए भी चले तो कोई चोर उचक्का न मिले, और जब भेड़ बकरियों पर हमला न करें। तो वो सूरत पैदा होती है जब हुक्मरानों का शऊर में बालिदगी हो, नजर संजीदा हो, दूररस निगाह हो, और आला जरफी उनके अंदर हो, और इंसानियत के लिए एहतराम हो। तो ये चीजें अगर हुक्मरानों में हो तो फिर वही पूरे सेटअप में होती है और पूरे समाज में पेनिट्रेट होती है। हमने आपकी गुफ्तगू और आपके सफरनामे से जो चीज अखज की है वो यही है। इसको कंक्लूड करते हुए यही ये कि आप के पास जितनी नजर की बालिदगी दूररस निगाह हुक्मरानों की होगी, अवाम का स्ट्रक्चर उसी के मुताबिक तय होगा। और इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अवाम का शऊर अपने हुक्मरानों को चुनते वक्त बहुत वसी हो, उनकी नजर बालिदा हो, और वो ये समझे कि हमारे हमारे पूरे मुल्क में अमन व आष्टी कैसे कायम हो सकती है, उस पर हर फर्ज सोचने लगे। तो ये दिन दूर नहीं कि हम ऐसे ममालिक जो पीसफुल ममालिक में शुमार होते हैं उनकी तरह हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत कीमती लम्हात आपके दिए हैं, और बहुत कारामद बातें इससे हमने अखज की है। उम्मीद है हमारे नाजरीन को ये सेशन पसंद आएगा। इसी के साथ हम आपसे रुख्सत लेते हैं।